तुम्हें यह करना होगा पायल। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। रात के अंधेरे में मेरे पति रंजीत की आवाज किसी जहरीले सांप की तरह मेरे कानों में पड़ी। मैंने हैरानी से उसके ठंडे चेहरे की तरफ देखा। रंजीत, तुम होश में हो? क्या कह रहे हो? नमन मेरा देवर है, वो मेरे भाई जैसा है। मैं उस पर इतना गंदा इल्जाम कैसे लगा सकती हूँ? रंजीत ने मेरी बात बीच में ही काट दी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। भाई, वो मेरा कोई भाई नहीं है। वो सिर्फ इस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है जिस पर मेरा हक है। मैंने पापा का बिजनेस संभाला है और वो बिना कुछ किए आधा ले जाए, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन इससे मेरी अपनी बदनामी होगी। अंकल क्या सोचेंगे? मैं डर के मारे कांप रही थी। कुछ नहीं होगा, उसने मेरे कंधे पकड़कर झंझोड़ा। तुम बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ। एक बार पापा ने उसे प्रॉपर्टी से निकाल दिया तो देखना, ये सारा घर, सारी दौलत हमारी होगी, सिर्फ हमारी। उसके आखिरी शब्दों ने मेरे मन में लालच की चिंगारी जला दी, मगर साथ ही एक डर भी बैठ गया। मेरा नाम पायल है। मैं एक गरीब मजदूर की बेटी थी। हम 6 बहन भाई थे। पायल की 5 बहनें और एक भाई मेरा सबसे बड़ा था। और शादी के तुरंत बाद वो हमसे अलग हो गया। उसने कभी भी पलटकर हमारी खबर तक नहीं ली। पापा पर हम 5 बहनों की जिम्मेदारी थी। वो दिन रात मेहनत करते, लेकिन उम्र बढ़ने और तबीयत गिरने के साथ उनके लिए हम सबका पेट पालना मुश्किल होता जा रहा था। पापा ने धीरे धीरे बड़ी बहनों की शादी कराई। उनकी हमेशा यही कोशिश रही कि बेटियां अच्छे घरों में जाएं, ताकि जो गरीबी उन्होंने देखी वो उनकी बेटियों को ना देखनी पड़े। मैं सबसे छोटी थी। जब मैं जवानी की दहलीज पर पहुंची तो पापा की चिंता और बढ़ गई। वो अक्सर रातों को जागकर मेरे अच्छे रिश्ते के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। ऐसे में मेरे पापा के दोस्त राजेश अंकल मेरी जिंदगी में देवदूत बनकर आए। राजेश अंकल की पत्नी का देहांत हो चुका था। अंकल के 2 बेटे थे, रंजीत और नमन। अंकल ने दोनों बेटों को बहुत लाड़ प्यार से पाला था। भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया था। मार्केट में कई दुकानें थीं, 2-3 घर थे और शहर के बाहर बड़ी जमीनें भी थीं। एक दिन वो खुद हमारे घर आए और पापा से मेरा रिश्ता अपने बड़े बेटे रंजीत के लिए मांग लिया। पापा की तो जैसे लॉटरी लग गई। वो खुशी से झूम उठे कि मेरी शादी अपने पहचान में हो रही है, और वो भी इतने अच्छे घर में। सच कहूँ तो मैं भी बहुत खुश थी। अंकल का बड़ा बेटा रंजीत मुझे बचपन से ही अच्छा लगता था। जब भी मैं अंकल के घर जाती तो मेरी नजरें बस उसी को ढूंढती थीं। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ये खामोश मोहब्बत एक दिन सच हो जाएगी। शादी की तारीख तय हुई और मैं रंजीत की दुल्हन बनकर अंकल के आलीशान घर में आ गई। घर में दाखिल होते ही अंकल ने, जो कि अब मेरे ससुर भी थे, मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी, आज से ये घर तुम्हारा है। मेरी बीवी के जाने के बाद इस घर को एक औरत की जरूरत थी और तुमसे बेहतर कोई नहीं। उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारियां मुझे दे दी। मैं उस घर की अकेली औरत थी। मैं अपने पति रंजीत के साथ साथ अपने ससुर और अपने देवर नमन का भी बहुत ख्याल रखती थी। नमन मुझसे उम्र में छोटा और बहुत समझदार था। वो ज्यादातर अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था, लेकिन जब भी मुझसे बात करता उसकी नजरें हमेशा झुकी रहती। मैंने उस घर को स्वर्ग बना दिया था। मैं सोचती थी कि सबको खुश रखकर अपने पति का दिल जीत लूंगी। मैं रंजीत से बेपनाह प्यार करती थी। वो अक्सर देर रात तक काम करता, लेकिन मैं उसके बिना खाना नहीं खाती थी। हर रोज उसका इंतजार करती थी, मगर रंजीत का रवैया हमेशा से ठंडा था। वो मुझसे बहुत कम बात करता और अक्सर मेरे पास बैठने से भी कतराता था। जब मैं शिकायत करती तो कहता कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बस काम की थकान की वजह से थोड़ा चुप रहता है। मेरे लिए ये सुनना ही काफी था कि वो मुझसे प्यार करता है। मैं तो उसकी मोहब्बत में पागल थी। उसी मोहब्बत में तो मैं सबका ध्यान रखती थी। अंकल हर महीने मुझे मेरा खर्च अलग से देते थे। हालांकि रंजीत भी अच्छी नौकरी करता था, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं अपनी जिंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से बिता रही थी और अपने नसीब पर गर्व करती थी। फिर एक दिन अंकल ने मुझसे कहा कि वो नमन की शादी के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते थे कि घर में एक और बहू आ जाए ताकि मेरा हाथ बट जाए। मैं ये सुनकर खुश हुई, लेकिन उसी रात रंजीत ने मेरे मन में जहर घोलना शुरू कर दिया। वो मेरे पास आया और बोला, पायल, तुम जानती हो, पापा का ये सारा बिजनेस मैंने खड़ा किया है। मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं सब मेरी मेहनत की कमाई से ली गई हैं। मैंने कहा, तो
इसमें क्या गलत है? आपने अपने पापा का साथ दिया है। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और बोला, पापा चाहते हैं कि नमन को भी बराबर का हिस्सा दिया जाए, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी पापा के नाम पर है, इसलिए दोनों बेटों में बराबर बंटवारा होगा। मैंने सीधी सादी बात कही तो ये तो अच्छी बात है ना रंजीत, बाप की प्रॉपर्टी दोनों बेटों में बराबर बंटनी चाहिए। मेरी ये बात सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, देखो पागल, अगर ये सब हमारा हो जाए तो हमारे बच्चों का भविष्य कितना अच्छा होगा। कल को हमारे बच्चे होंगे, अगर सारी दौलत हमारे पास होगी तो उनका जीवन भी बेहतर होगा। और वैसे भी ये सब मैंने कमाया है। नमन तो बस पढ़ाई करता रहा है। अभी तो उसने काम शुरू किए बस 2 दिन ही नहीं हुए हैं। उसका कोई हक नहीं बनता। मुझे ये बात बहुत गलत लगी। मैं बोली, लेकिन रंजीत, मुझे लगता है कि अंकल की प्रॉपर्टी दोनों बेटों में बराबर बंटनी चाहिए, वरना ये तो नाइंसाफी होगी। मेरा इतना कहना था कि वो भड़क उठा। बोला, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ औरत हो। तुम्हें ना अपनी फिक्र है ना अपने पति की। तुम चाहती हो कि सब कुछ बट जाए और फिर हमारे पास क्या बचेगा? मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। मैं अपने पति को यूं गुस्से में देखकर डर गई। मैंने फौरन कहा, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस पूछ रही थी कि अच्छा आप बताइए, तो अंकल को कैसे मनाएंगे? मेरी बात में अपने लिए फिक्र देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत चमक उठी। वो मेरे करीब आया और धीरे से बोला, इसका एक हल है मेरे पास, ऐसा हल जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मेरा दिल किसी अनजाने डर से जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या हल है तुम्हारे पास? वो हल्की ठंडी हंसी हंसा और बोला, काम आसान है पायल, थोड़ा हिम्मत करनी होगी। तुम्हें कहना होगा कि नमन तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालना चाहता है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। मैं एकदम से पीछे हटी और डरते हुए बोली, क्या कह रहे हो रंजीत? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? भगवान का नाम लो। नमन तो मुझे भाभी नहीं, बड़ी बहन मानता है। उसने कभी नजर उठाकर भी नहीं देखा मेरी तरफ। रंजीत झल्लाकर बोला, तुमसे काम ही नहीं होता। मैंने कब कहा कि उसने तुम्हें देखा है? लेकिन तुम तो ये बात बोल सकती हो ना। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कहा, इससे क्या होगा रंजीत? लोग तो मुझ पर ही उंगली उठाएंगे ना। अंकल क्या सोचेंगे? मेरी ही बदनामी होगी। उसने मेरी बांह पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारी बदनामी नहीं होगी, बल्कि इससे मैं बाबा से कहूंगा कि नमन को घर से निकाल दें और उसके हिस्से की भी जमीन जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। बाबा तो वैसे भी उससे नाराज रहते हैं, गुस्से में उसे जायदाद से निकाल फेंकेंगे। इतना बड़ा पाप करते हुए जब वो पकड़ा जाएगा तो कौन रखेगा उसे यहाँ? मैं कुछ देर चुपचाप बैठी रही। मेरे मन में डर और लालच की लड़ाई चल रही थी। एक तरफ मेरे पति की मोहब्बत और एक अमीर सुकून भरी जिंदगी का ख्याल था, और दूसरी तरफ एक मासूम जिंदगी और मेरा अपना जमीर। मैंने धीरे से कहा, रंजीत, ये बहुत बड़ा पाप है, मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात सुनकर रंजीत का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से में चिल्लाया, अच्छा तो तुम नहीं करोगी? मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम चाहती हो कि मैं सड़क पर आ जाऊं? वो नमन जो बाबा का चहेता है आधी जायदाद ले जाएगा, और मैं जिसने अपनी जवानी इस घर के काम में खपा दी, मैं खाली हाथ रह जाऊं? यही चाहती हो तुम? मैं रोते हुए बोली, नहीं रंजीत, ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो बोला, तो साबित करो कि तुम मेरी हो। अगर आज मेरी बात नहीं मानी तो समझ लेना कि तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया। मैं ऐसी औरत को अपने पास नहीं रखूंगा जो मेरे भविष्य के लिए एक छोटी सी कुर्बानी ना दे सके। ये सुनकर मेरी सांसें अटक गईं। मैं टूट गई थी। रंजीत ने मुझे गले लगाया और मेरे आंसू पोंछते हुए बोला, सुनो पायल, बस एक बार ये काम कर दो, फिर बाबा उसे घर से निकाल देंगे। उसके बाद सिर्फ तुम, मैं और हमारी खुशहाल जिंदगी। सोचो हमारे बच्चे कितनी अच्छी जिंदगी जिएंगे। मैं उसकी बातों के जाल में फंसती जा रही थी। उसकी बातें, उसका प्यार और दौलत का लालच मेरे दिल पर भारी पड़ने लगा। मैंने सिसकते हुए पूछा, लेकिन अंकल, वो मेरी बात का यकीन कर लेंगे क्या? रंजीत के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आई। बोला, वो तुम पर मुझसे ज्यादा भरोसा करते हैं, तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। जब तुम रोते हुए उनके सामने ये बात कहोगी तो उन्हें एक पल के लिए भी शक नहीं होगा। वैसे भी नमन की पढ़ाई और काम में सुस्ती से वो पहले से ही चिढ़े हुए हैं। ये इल्जाम सुनकर तो वो आग बबूला हो जाएंगे।
उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, आखिरी बार पूछ रहा हूँ पायल, या तो हमारी अमीर शाही जिंदगी है या फिर मेरी बर्बादी। और याद रखना, अगर मैं बर्बाद हुआ तो तुम्हें भी अपने साथ नहीं रखूंगा। उसकी ये बात मेरे लिए मौत के जैसी थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरा अंदर से सब कुछ मर गया था। कांपती हुई आवाज में मैंने कहा, ठीक है रंजीत, जैसा तुम कहो वैसे ही करूंगी। वो मुस्कुराया। मुझे पता था तुम मना नहीं करोगी। अब सुनो, करना क्या है। कल दोपहर जब मैं जानबूझकर घर से बाहर निकलूंगा और बाबा अपने कमरे में आराम कर रहे होंगे, तब तुम नमन को किसी बहाने से अपने कमरे में बुलाओ। उसने मुझे पूरा प्लान समझाया जो मेरी और नमन की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगली दोपहर मेरी जिंदगी की सबसे भारी दोपहर थी। सुबह से ही मेरा दिल अजीब डर से धड़क रहा था। रंजीत ने नाश्ते की मेज पर बिल्कुल सामान्य व्यवहार किया, लेकिन जाते वक्त मेरे कान के पास आकर बोला, याद रखना पायल, आज का दिन हमारी किस्मत का फैसला करेगा। बाबा अपने कमरे में हैं। वो खाने के बाद आराम करते हैं। नमन नीचे स्टडी रूम में है। मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ। यही वक्त है, कोई गड़बड़ मत करना। मैंने सिर हिलाया, मगर डर के मारे मेरा गला सूख गया था। बोली, रंजीत, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर अंकल ने मेरी बात का भरोसा नहीं किया तो? उसकी आंखों में ठंडी सी चमक आई। वो यकीन करेंगे क्योंकि तुम उनकी बेटी जैसी हो। बस रोना अच्छे से आना चाहिए तुम्हें, उसने ताना मारते हुए कहा और घर से निकल गया। मैंने खुद को समझाया, मुझे ये करना ही होगा, रंजीत के लिए करना होगा। कांपते हुए मैंने फोन उठाया और नमन का नंबर मिलाया जो नीचे स्टडी में था। जी भाभी, उसने कहा। मैंने अपनी आवाज संभालते हुए बोला, नमन बेटा, जरा मेरे कमरे में आ जाओ। मुझे तुमसे एक जरूरी चीज दिखानी है और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। वो बोला, सब ठीक तो है भाभी, भाई कहाँ हैं? मैंने कहा, वो बाहर गए हैं किसी काम से, तुम बस 2 मिनट के लिए आ जाओ। ठीक है भाभी, आता हूँ, उसने कहा और फोन रख दिया। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। नमन जल्दी जल्दी अंदर आया। बोला, क्या हुआ भाभी? चेहरा तो बिल्कुल पीला पड़ गया है। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मैंने कहा, नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं। ये कहते हुए मैंने पीछे मुड़कर दरवाजा लॉक कर दिया। ताले की आवाज सुनकर नमन चौंक गया। उसने घबराई आंखों से मुझे देखा। भाभी, आपने दरवाजा क्यों बंद किया? ये आप क्या कर रही हैं? मैं दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। नमन, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो बुरी तरह घबरा गया। क्या मतलब भाभी? मैं क्या चाहता हूँ? आपने खुद मुझे बुलाया था। भगवान के लिए दरवाजा खोलो, भाई आ जाएंगे तो क्या सोचेंगे। यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने रंजीत के सिखाए हुए शब्दों को आवाज दी। दरवाजा मैंने नहीं, तुमने बंद किया नमन। भाभी, वो सदमे में चीखा, आप होश में तो हैं? ये आप क्या कह रही हैं? मजाक बंद करें और दरवाजा खोलें। मैंने अपनी आवाज ऊंची की और पूरी ताकत से चीखना शुरू किया। हाथ छोड़ो मेरा, बचाओ, कोई है? नमन, ये क्या कर रहे हो? तमीज नहीं है तुम्हें? मैं तुम्हारे भाई की इज्जत हूँ। नमन वहीं सन्न रह गया जहां खड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। भाभी, आप ये क्यों कर रही हैं? मैंने तो आपको हाथ भी नहीं लगाया। आप पागल हो गई हैं क्या? मैं रोते रोते चीख रही थी। मुझे पता था कि अंकल वहीं पास के कमरे में हैं। नमन घबराहट में दरवाजे की तरफ बढ़ा। भाभी, बस करिए, बाबा सुन लेंगे। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तभी दरवाजे पर जोर जोर से धक्के पड़ने लगे। पायल, नमन, दरवाजा खोलो, क्या हुआ बेटी? अंकल की गरजती आवाज आई। मैं और जोर से रोने लगी। अंकल, मुझे बचाइए, ये नमन मुझे परेशान कर रहा है, दरवाजा खोलो। नमन कांपते हाथों से मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में डर और शर्म झलक रही थी। मैं फौरन पीछे हट गई। नमन ने हाथों से लॉक खोला, दरवाजा खुला और अंकल अंदर आए। उन्होंने मुझे कोने में सहमी हुई रोती हुए देखा और फिर नमन को, जो हक्का बक्का खड़ा था। ये क्या हो रहा है? अंकल ने गुस्से में पूछा। नमन कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा। बाबा, मैं इससे पहले कि वो कोई सफाई देता, अंकल ने पूरी ताकत से उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा। काश तू पैदा होते ही मर जाता, ये अपनी माँ के गम में ही चला जाता। कम से कम मुझे ये दिन तो न देखना पड़ता। नमन गाल पर हाथ रखकर सदमे में उन्हें देख रहा था। ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अंकल चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ जबरदस्ती करने की? तुम्हारे भाई की इज्जत और तुम्हारी भाभी है अब वो। बाबा,
भगवान की कसम मैंने कुछ नहीं किया। नमन की आवाज आंसुओं में डूब गई। उसी लम्हे रंजीत, जो शायद बाहर इंतजार कर रहा था, भागता हुआ अंदर आया। क्या हुआ बाबा? पायल, ये शोर क्या है? उसने डरते हुए पूछा। पूछो अपने इस भाई से। अंकल ने नमन की तरफ इशारा किया। यह हमारी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। रंजीत ने गुस्से में नमन का गला पकड़ लिया। तेरी ये मजाल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई मेरी बात तो सुनो, ये सब बंद करो, रंजीत ने जोर देकर कहा। बाबा उसी वक्त पुलिस को कॉल करें। ये दरिंदा इस घर में नहीं, जेल में रहेगा। अंकल ने फौरन फोन निकाला। नमन बेबसी से अपने पिता, अपने भाई और मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में जो भी इल्तिजा थी वो मुझसे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैं मजबूर थी। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब, मैं रंजीत बात कर रहा हूँ। मेरे घर तुरंत पुलिस भेजिए। नमन तड़पते हुए उनके कदमों में गिर पड़ा। मैं बेगुनाह हूँ, मैं कसम खाता हूँ बाबा। भाभी, आप ही बता दें, आपने मुझे खुद बुलाया था। भाभी आप चुप क्यों हैं? मैं दीवार से लगी सिसकियों में अपनी आंखें नहीं उठा पा रही थी। नमन की बेबसी और इल्तिजा मेरे दिल को चीर रही थी, लेकिन रंजीत का गुस्सा भरे चेहरा मुझे घूर रहा था। मेरे होठों पर ताला लग गया। देखा क्या बाबा, देखा आपने? रंजीत ने नमन को पकड़कर खींचा। अभी भी ये पायल को डराता है, कह रहा है कि तुम चुप रहो। कितना घटिया आदमी है ये। मैं डर नहीं रहा, मैं सच बोलने का कह रहा हूँ। नमन चीखा। भाई, आप तो जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, आप ही बाबा को समझाएं। रंजीत ने नफरत भरी निगाह डाली। तुझे भाई कहते हुए शर्म आनी चाहिए। आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। इतने में पुलिस भी आ गई। 2 सिपाही और 1 इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हुए। घर का माहौल देखकर उन्होंने समझ लिया कि मामला गंभीर है। क्या हुआ रंजीत साहब, किसने फोन किया था? इंस्पेक्टर ने पूछा। अंकल ने टूटी हुई आवाज में कहा, साहब, इस दरिंदे ने मेरी बहू की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। उन्होंने नमन की तरफ इशारा किया। इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखा। मैडम, आप ठीक हैं? आप बयान दें, क्या हुआ आपके साथ? अब सबकी नजरें मुझ पर थीं। यह आखिरी मौका था सच बोलने का, लेकिन रंजीत की आंखों में लिखी धमकी मुझे जकड़ रही थी। मैं रोते हुए कांपती आवाज में वही दोहराने लगी जो कि मुझे सिखाया गया था। मैं अपने कमरे में थी। नमन किसी बहाने से अंदर आया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने मेरी सांस जबरदस्ती रोक दी। मेरी आवाज घुट गई। झूठ, ये तो पूरा झूठ है। नमन पागलों की तरह चिल्ला रहा था। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात पर भरोसा कीजिए, मुझे फंसाया जा रहा है। ये सब जायदाद के लिए हो रहा है। मेरा भाई ही इस सब के पीछे है। चुप रहो, रंजीत गरजा और उसने उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर ने तुरंत बीच में आकर रोक लिया। देखिए, हाथ मत उठाइए, इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा। फिर नमन की तरफ मुड़ा। ये जायदाद वाला मामला क्या है? इससे पहले कि नमन कुछ बोलता, रंजीत बीच में कूद पड़ा। इंस्पेक्टर, इसकी बातों में मत आइए। ये अपनी जान बचाने के लिए अब मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। आप खुद देखिए, मेरी बीबी की हालत क्या है। क्या वो झूठ बोल रही है? इस घर में कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। ये तो शुरू से ही आवारा है। बाबा इसकी हरकतों से पहले ही परेशान थे। अंकल ने भी हामी भरी। जी इंस्पेक्टर साहब, रंजीत ठीक कह रहा है। मुझे इससे यही उम्मीद थी। ये बचपन से ही बागी था। मैंने इसकी माँ के मरने के बाद इसे बेटी की तरह पाला और इसने मुझे यही सिला दिया। इसने मेरी बेटी जैसी बहू पर गंदी नजर डाली। पायल के ससुर का चेहरा गुस्से और बेबसी से भर गया था। वो अपने बेटे की तरफ देखकर बोले, इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप इसे तुरंत गिरफ्तार करें। मैं इस पर अपनी बहू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश का केस दर्ज करवाना चाहता हूँ। इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर थोड़ा नरम हुआ। सोच लीजिए अंकल जी, आखिर घर की बात है, अब ये घर की बात नहीं रही। रंजीत गरजा, यह हमारी इज्जत का मामला है। इसे यहाँ से ले जाइए। इसका साया भी अब इस घर में नहीं पड़ना चाहिए। सिपाहियों ने नमन के हाथों में हथकड़ी डाल दी। वह आखिरी बार मेरी तरफ देखता रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक गहरा दर्द और एक सवाल था। क्यों भाभी? बस एक बार बता दो क्यों? मैं नजरें झुका गई। पुलिस उसे घसीटती हुई बाहर ले गई और अंकल सोफे पर गिरे पड़े थे। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। सब खत्म हो गया। मेरी इज्जत, मेरा मान, सब मिट्टी में मिल गया। रंजीत ने उनके कंधे पर हाथ रखा। नहीं बाबा, कुछ खत्म नहीं हुआ। आप हिम्मत रखिए। अच्छा हुआ
उस गंदे इंसान से जान छूटी। पायल, जाओ पानी लाओ बाबा के लिए। मैं धीरे धीरे उठी। मेरे ससुर ने मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। उनके लिए तो मैं बेचारी थी और नमन गुनाहगार। उस रात जब अंकल दवा खाकर सो गए, रंजीत मेरे कमरे में आया। उसके चेहरे पर सुकून था। तुमने तो कमाल कर दिया पायल, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे यकीन ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लोगी। रंजीत, वो नमन बेकसूर था, मैंने रोते हुए कहा। हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। उसने मेरी बात काट दी, मेरे होठों पर उंगली रखी। गुनाह? कैसा गुनाह? मैंने तो बस अपना हक लिया है। अब बस एक काम बाकी है। कल ही मैं बाबा से कहूंगा कि वो नमन को जायदाद से निकाल दें और सब कुछ मेरे नाम पर कर दें। आखिर अब उनके पास मेरा ही तो सहारा है। उसकी आंखों में लालच की चमक देखकर मेरे अंदर डर पैदा हो गया। नमन के जेल जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया था। रंजीत का बर्ताव भी पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो मुझसे बहुत ही कम बात करता था, बस अपने बाबा के आसपास घूमता रहता था। उसने धीरे धीरे उन्हें बिल्कुल तोड़ दिया था। अगले दिन वकील आया, सारे कागज तैयार किए गए। मेरे ससुर ने कांपते हाथों से हर दस्तखत किए, हर वो दस्तखत जिसने नमन को सब कुछ खो देने पर मजबूर कर दिया और रंजीत को घर और जायदाद का इकलौता मालिक बना दिया। उस दिन जब सब कुछ रंजीत के नाम पर हो गया, वो बहुत खुश था। वो सीधा मेरे कमरे में आया। मैं भी खुश थी कि चलो मेरी कुर्बानी रंग लाई, अब तो वो मुझसे मोहब्बत करेगा। पायल, तुमने तो कमाल कर दिया, उसने मुस्कुराकर कहा। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैंने शर्माते हुए नजरें झुका ली। शुक्रिया किस बात का रंजीत? मैंने जो किया अपने पति और अपने घर के लिए किया। अब तो सब ठीक हो गया है ना? अब तो कोई भी हमारे बीच नहीं आएगा। हाँ, उसने ठंडे लहजे में कहा। अब कोई हमारे बीच नहीं आएगा। फिर वो अचानक गंभीर हो गया। और अब तुम्हें भी मेरी जिंदगी में रहने का कोई हक नहीं। मैंने चौंक कर सर उठाया। क्या मतलब? आप ये क्या कह रहे हैं रंजीत? उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सुन नहीं पाओगी। जो औरत दूसरे पर झूठा इल्जाम लगा सकती है, वो खुद कैसी होगी? सोचो जरा, तुम जैसी औरत तो बदचलन ही होती है। मेरा दिमाग ये सुनते ही सुन्न पड़ गया। रंजीत, ये सब तो आपने मुझसे करवाया था, जायदाद के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। मोहब्बत? वो हंस पड़ा। तुम जैसी लालची औरत से मोहब्बत? मैंने तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया, और सच कहूं, तुम इस्तेमाल होने के ही लायक थी। जो औरत अपने ही देवर पर इतना घटिया इल्जाम लगा सकती है, उस पर मैं भरोसा कैसे करूं? क्या पता कल को जायदाद के लिए मुझ पर ही कोई इल्जाम लगा दो। नहीं रंजीत, भगवान के लिए, मैंने ये सब आपके लिए, अपने लिए किया है। उसने बीच में काटा। अब तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई है। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। ये कहते ही उसने बिना किसी झिझक के वो कागज मेरे मुंह पर मारा जिसमें तलाक लिखा था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं सन्न रह गई। तलाक? हाँ, तलाक। ये है उसके कागज, उसने गुस्से से कहा। और अब 1 सेकंड के अंदर इस घर से निकल जाओ। नहीं। अंकल, अंकल, मैं चीखते हुए उनके कमरे की तरफ भागी। रंजीत ने मेरा हाथ पकड़कर रोका। कहाँ जा रही हो? उनके पास। वो मेरी सुनेंगे, तुम्हारी नहीं। अगर तुमने उन्हें कुछ बताने की कोशिश की तो मैं कहूंगा कि तुम नमन के गम में पागल हो गई हो या फिर उसी गुनाह में बराबर की भागीदार थी, तो वो तुम्हारी बात का भरोसा नहीं करेंगे। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और मुझे घसीटते हुए घर के बीच वाले दरवाजे तक ले आया। रंजीत, मत करो ऐसा। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई नहीं है। मैं रो रही थी, उसके पैरों में गिर गई थी। वो गुस्से से बोला, जहां से आई थी वहीं चली जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दफा हो जाए यहाँ से। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं दहलीज पर जा गिरी। बाहर निकल और दोबारा इस घर की तरफ देखना भी मत। वो दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। मैं उस बड़े से घर की दहलीज पर गिरी पड़ी थी, आंखों में आंसू, दिल में दर्द और आत्मा तक टूटी हुई थी। मेरे पास अब कोई भी सहारा नहीं था। इस दुनिया में मेरा कौन था? मेरे मम्मी और पापा जो मेरी तकलीफ देखकर मुझे सीने से लगा लेते, वो तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे। अब बस एक ही उम्मीद थी, मेरा भाई। मैं लड़खड़ाते हुए आंसू पोंछती अपने भाई के घर की तरफ चल पड़ी। कई घंटे पैदल चलने के बाद जब उसके छोटे से 2 कमरे वाले घर में पहुंची तो रात काफी हो चुकी थी। मैंने डरते हुए दरवाजा खटखटाया।
पायल, मेरी भाभी ने दरवाजा खोला और मुझे इस हालत में देखकर ठिठक गई। पायल, तुम इस वक्त, सब ठीक है ना? इतने में मेरा भाई भी बाहर आ गया। कौन आया है? अरे पायल, अंदर आओ, क्या हुआ? रंजीत कहाँ है? अंकल ठीक हैं? मैंने अंदर जाते ही फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। भाई, सब खत्म हो गया। रंजीत ने उसने मुझे घर से निकाल दिया, तलाक दे दिया। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। भाभी ने भाई को देखा। तलाक? भाई ने हैरानी से कहा। क्यों, क्या हुआ? जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। नहीं भाई, मैं सिसकते हुए बोली, भगवान की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। उसने धोखा दिया है मुझे। उसने मुझसे सब छीन लिया। बस कुछ दिन अपने पास रख लो, जब तक कोई रास्ता नहीं निकलता। भाभी तुरंत बोली, देखो पायल, यहाँ कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है। हम पहले ही मुश्किल में हैं। ये 2 कमरे हैं और किसी तरह हमारा गुजारा चल रहा है। अब अगर लोग जान गए कि एक तलाकशुदा औरत हमारे घर में रह रही है तो मोहल्ले में बातें बनेंगी। हम ये सब नहीं झेल सकते। भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं इनकी बहन हूँ, मैंने रोते हुए कहा। भाई का चेहरा सख्त हो गया। शादी के बाद बहनें पराई हो जाती हैं पायल। तुम्हारा घर वही था जिसे तुमने खुद बर्बाद किया। अब हम तुम्हें रखकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। भाई, भगवान के लिए, मैं उसके पैरों में गिर गई। मुझे बाहर मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? वो बोला, ये मेरी समस्या नहीं है। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ से निकल जा, दोबारा मत आना। तलाकशुदा औरत के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जहाँ से आई थी वहीं चली जा। भाई, मैं चीखती रही, लेकिन उसने भी दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। अब मैं सच में सड़क पर थी। रात के अंधेरे में वहीं फुटपाथ पर बैठकर रोती रही। मुझे नमन याद आया, वो इंसान जिसे मैंने बेगुनाह होते हुए जेल भिजवा दिया था, और आज खुद मैं अपनी सजा भुगत रही थी। सुबह हुई तो मुझे अपनी बहनों का ख्याल आया। मेरे पापा कहा करते थे, मैंने सब बेटियों की शादी अच्छी जगह की है। मुझे लगा वो जरूर मेरी मदद करेंगी। मैं सबसे पहले अपनी बड़ी बहन के घर पहुंची। उसने मुझे देखा तो मुस्कुराई। अरे पायल, आओ आओ, बैठो। उसने मुझे चाय दी, पानी दिया। मैंने हिचकते हुए कहा, वो रंजीत से थोड़ा झगड़ा हो गया है। मैं 1-2 दिन तुम्हारे पास रुकना चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी तुम्हारा घर है। उसने तुरंत कहा। पति गुस्से में होते हैं तो ऐसा कर देते हैं, लेकिन गुस्सा शांत होने पर खुद लेने आ जाएंगे। 2 दिन निकल गए, लेकिन रंजीत नहीं आया। अब बड़ी बहन और बहनोई के चेहरे बदलने लगे। एक शाम बहन मेरे पास आई और बोली, पायल, सच्ची बात बताओ, मामला सिर्फ झगड़े का है या कुछ और? मैं अब झूठ नहीं बोल सकी और रो पड़ी। उसने मुझे तलाक दे दिया है, घर से निकाल दिया है। क्या? तलाक? वो सन्न रह गई। फिर मेरे बहनोई की तरफ देखा जो गुस्से से मुझे देख रहा था। देखो पायल, उसने घबराते हुए कहा, मेरे ससुराल वाले बहुत सख्त हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरी तलाकशुदा बहन यहाँ रह रही है तो मेरी जिंदगी खराब कर देंगे। तुम कोई और जगह ढूंढ लो, मैं मजबूर हूँ। मैं वहां से भी निकाल दी गई। फिर बाकी बहनों के पास गई, लेकिन किसी ने मुझे नहीं रखा। सबको अपनी अपनी इज्जत और ससुराल की नाराजगी का डर था। मैं पूरी तरह अकेली हो चुकी थी, दर दर भटक रही थी। मुझे लगने लगा भगवान मुझे मेरे किए की सजा दे रहा है। मैंने एक आदमी का घर, उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, और आज खुद बेघर, बेइज्जत और जिंदा लाश बन गई थी। सड़कें अब मेरा ठिकाना बन चुकी थीं। जिस इंसान के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उसी ने मुझे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया था। कई दिन इसी हाल में बीते। आखिर मेरी हिम्मत टूट गई। मैं एक इमारत के साए में जा गिरी। तभी मेरी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, अनाथालय में महिला सहायिका की जरूरत है। मेरे अंदर न जाने कहां से हिम्मत आई। मैं धीरे धीरे उठी और अनाथालय के दरवाजे पर दस्तक दी। एक उम्र दराज और सख्त मगर दयालु चेहरा सामने आया। वो अनाथालय की वार्डन थी। क्या चाहिए बेटी? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। मुझे काम चाहिए। मेरी आवाज कांप रही थी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, बच्चों को संभाल लूंगी, झाड़ू पोछा भी कर लूंगी। बस सिर पर छत और 2 वक्त की रोटी मिल जाए। वार्डन ने कुछ देर मुझे गौर से देखा। पति ने छोड़ दिया है? मैंने सिर झुका लिया। आंखों से आंसू बह निकले। हमारी तनख्वाह बहुत कम है, उसने कहा। पर ठीक है, अंदर आ जाओ। आज से तुम इन बच्चों की देखभाल करोगी। अब मेरे पास कोई और जगह नहीं थी। दर दर की ठोकरें खाने के बाद आखिर मुझे एक ठिकाना मिल गया था।
मैं वहां दिन भर अनाथ बच्चों की देखभाल करती, उन्हें पढ़ाती, खिलाती, और जब वो मुस्कुराते तो मुझे लगता जैसे मेरी जिंदगी को फिर से कोई मकसद मिल गया है। उन मासूम चेहरों में मुझे सुकून मिलता था। मुझे लगता था जैसे मैं अपने किए गुनाहों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैंने धीरे धीरे रंजीत को अपनी यादों से निकालना शुरू कर दिया था। अब मैं उसे याद करके दुखी नहीं होना चाहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अनाथालय में एक बड़ी हलचल हुई। वार्डन मैडम सुबह से ही सबको हिदायतें दे रही थीं। पायल, बच्चों को अच्छे से तैयार करो। आज शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन नमन जी डोनेशन देने आने वाले हैं। वह हमारे अनाथालय के सबसे बड़े मददगार हैं। नमन जी? मैंने नाम सुनते ही थोड़ा चौंक कर दोहराया। वार्डन मैडम बोली, हाँ, बहुत अच्छे इंसान हैं। सुना है कई साल पहले उनके पिताजी ने उन्हें घर से निकाल दिया था, लेकिन देखो आज अपनी मेहनत से वो कहाँ पहुंच गए हैं। मेरा दिल एकदम जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये वो नहीं हो सकता। ये तो बस नाम का इत्तेफाक होगा। थोड़ी देर बाद एक चमकती हुई काली गाड़ी गेट के पास आकर रुकी। बच्चे सब लाइन में खड़े थे। मैं बच्चों को संभाल रही थी और एक खंबे के पीछे जाकर खड़ी हो गई। गाड़ी से एक बहुत ही स्मार्ट, सलीकेदार और महंगे सूट पहने आदमी बाहर निकला। उस पर नजर पड़ते ही मेरे पैरों तले जैसे जमीन ही जम गई थी। मैं कांपने लगी। वो नमन था, मेरा देवर। लेकिन अब वो पहले वाला सीधा सादा शर्मीला नमन नहीं रहा था। अब वो एक अमीर, तजुर्बेकार और रौबदार आदमी था। मैं उसे देखकर फौरन दीवार के पीछे छुप गई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे बाहर निकल आएगा, लेकिन उसने भी मुझे देख लिया था। वार्डन मैडम उसे अनाथालय के अंदर घुमा रही थी। जब वो मेरे करीब आया, मैंने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और ये है पायल। वार्डन मैडम ने मेरा परिचय कराया। बच्चों का बहुत ध्यान रखती हैं। नमन वहीं रुक गया। मैंने महसूस किया कि वो बस मुझे ही देख रहा है। आपको छिपने की जरूरत नहीं है। उसकी भारी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती, वो अमीर आदमी सब बच्चों और स्टाफ के सामने मेरे कदमों में गिर पड़ा। मैं हैरानी में 2 कदम पीछे हटी। नमन, ये क्या कर रहे हो? उठो, लोग देख रहे हैं। वो मेरे पैरों में बैठा रो रहा था। मुझे माफ कर दो पायल, प्लीज माफ कर दो। मेरी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं बौखला गई। नहीं नमन, ऐसा मत बोलो। तुम्हारी वजह से नहीं, मेरे खुद के लालच ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने उस इंसान पर भरोसा करके तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, जिसने मुझे बाद में छोड़ दिया। नमन ने सिर उठाया, आंखों में आंसू थे। नहीं पायल, गलती आपकी नहीं है। जब भाई की शादी तय हो रही थी, तब मैंने ही भाई से कहा था कि वो आपसे शादी ना करें। मैं दंग रह गई। क्या? तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसकी आवाज भर्रा गई। क्योंकि मैं आपको पसंद करता था। पूरा अनाथालय जैसे सन्नाटे में डूब गया। बच्चे, वार्डन मैडम और बाकी स्टाफ सब हमें देख रहे थे। मैं पत्थर की तरह खड़ी थी। जो आदमी मेरी जिंदगी की बर्बादी की निशानी था, वो आज मेरे पैरों में बैठकर खुद को मेरा गुनहगार कह रहा था। नमन, उठो, भगवान के लिए उठो। मैंने उसे थामा। लोग देख रहे हैं, प्लीज यहाँ तमाशा मत बनाओ। वो धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर लहजा टूटा हुआ था। वार्डन मैडम हमारे पास आई। सब ठीक तो है ना नमन जी? जी, सब ठीक है। नमन ने खुद को संभालते हुए कहा। ये मेरी पुरानी जान पहचान की हैं। प्लीज मुझे इनसे कुछ मिनट अकेले में बात करने दीजिए। वार्डन मैडम ने शक की नजर से देखा, फिर बच्चों को इशारे से अंदर भेज दिया। अब हम दोनों अकेले थे। मैं कांपती आवाज में बोली, नमन, तुमने कहा तुम मुझे पसंद करते थे। कब से? उसने गहरी सांस ली। शायद तब से, जब से मैंने होश संभाला था। मैं तुम्हें अपने घर आते जाते देखता था, लेकिन तब मैं छोटा था, पढ़ाई कर रहा था। कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि आपसे या पापा से कुछ कह सकूं। फिर जब पापा ने भाई का रिश्ता आपसे तय किया, मैंने उसकी बात काटी। तो तुमने क्या किया? तब मैं अंदर से टूट गया था। मुझे पता था कि भाई आपको पसंद नहीं करते हैं। वो बस पापा के दबाव में ही आपसे शादी कर रहे थे। मैं हैरान रह गई। क्या रंजीत मुझे पसंद नहीं करते थे? नहीं। नमन की आवाज में तल्खी थी। इसीलिए तो मैंने गलती की। मैंने भाई से अकेले में इस बारे में बात की। मैंने कहा, भाई आप पायल से शादी मत कीजिए, आप तो उन्हें पसंद भी नहीं करते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ और पढ़ाई खत्म होते ही खुद पापा से आपका रिश्ता मांग लूंगा। मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। तो रंजीत ने क्या कहा? वो कड़वा सा हंस पड़ा। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। बोले, जो चीज रंजीत की हो जाए
उस पर कोई और नजर नहीं डाल सकता। और फिर अगले ही दिन उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। मैं रोने लगी। तो मेरी शादी मोहब्बत से नहीं, जिद पर हुई थी। नमन ने सिर हिलाया। असल बर्बादी तो उसके बाद हुई, जब उन्हें पैसों का लालच हुआ। उन्हें मुझसे बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिला। बदला? कैसा बदला? वो इस बात का बदला कि मैंने उनकी मिल्कियत को पसंद करने की हिम्मत की थी। वो शादी के बाद भी मुझ पर ताने कसते थे। क्यों नमन, अभी भी मेरी बीवी पर नजर है? मैं हंसकर टाल देता, पर वो बात धीरे धीरे आग बन गई। उन्होंने मुझे पापा की नजरों में बदनाम कर दिया, ये दिखाने के लिए कि मैं आप पर गलत नजर रखता हूँ। पायल, उन्होंने आपके मन में भी लालच का बीज बोया और मेरी मोहब्बत को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। असली कसूर मेरा था। अगर मैं आपको पसंद करता था तो मुझे साफ साफ सबको बता देना चाहिए था, ना कि अपने उस जालिम भाई से इस बारे में बात करनी चाहिए थी। अगर मैं चुप रहता तो शायद आज ना वो आपको मजबूर करता और ना आपकी जिंदगी ऐसे बर्बाद होती। नमन वहीं रो पड़ा। मुझे माफ कर दो पायल, बस एक बार माफ कर दो। मैंने उसे दिल से माफ कर दिया, लेकिन सच कहूं तो गलती मेरी भी थी। मैं उस आदमी के झूठे प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि एक सच्चे इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो हंसता मुस्कुराता चेहरा लिए जब वहां से गया तो मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का जरूर हुआ, लेकिन अंदर कहीं एक कसक रह गई। अब मुझे समझ आ चुका था कि मोहब्बत सिर्फ बोलने से नहीं, खामोशी में भी होती है, और कोई भी गलती तब तक नहीं मिटती जब तक सच्ची माफी ना मिल जाए। मैंने ठान लिया था कि मैं खुद उससे मिलकर अपने गुनाह की माफी मांगूंगी, लेकिन उसके बाद वो चला गया। नमन के जाने के बाद अनाथालय का घेरा मुझे काटने को दौड़ रहा था। वार्डन मैडम मेरे पास आईं। उनके चेहरे पर सैकड़ों सवाल थे। पायल, ये सब क्या था? वो नमन सर, इतने बड़े आदमी, वो तुम्हारे कदमों में क्यों झुक गए थे? मैंने आंखों में आए आंसू रोकते हुए कहा, दीदी वो मेरे बीते वक्त का हिस्सा है, एक ऐसा गुनाह जिसका बोझ मैं आज तक ढो रही हूँ। दीदी ने हैरानी से कहा, गुनाह? कैसा गुनाह पायल? मैंने सिर झुकाकर कहा, मैंने उन पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। वो मेरे देवर थे और मैंने अपने पति के कहने पर उन पर झूठा इल्जाम लगाया था। वार्डन मैडम ने गहरी सांस ली। भगवान माफ करने वाला होता है, लेकिन पायल, वह आदमी खुद को कसूरवार मान रहा था। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए नफरत नहीं, कुछ और ही था। मैंने रोते हुए कहा, यही तो मेरी सजा है दीदी। वो बेगुनाह होकर भी खुद को दोषी मानता रहा और मैं गुनाहगार होकर भी जिंदा हूँ। कुछ दिन बीते, जिंदगी फिर वही पुराना ढर्रा पकड़ने लगी, लेकिन अंदर से मैं बेचैन थी। नमन की बातें, उसका खुद को मुजरिम मानना, सब मेरे सीने में चुभ रहा था। मैंने सोचा था मैं उससे माफी मांगूंगी, लेकिन वो तो खुद को ही गलत मानकर चला गया। एक दिन वार्डन मैडम ने मुझे बुलाया। पायल, नमन सर दोबारा आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरा दिल धक्के से रह गया। मैं कांपते कदमों से उनके ऑफिस में दाखिल हुई। नमन अकेला बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर इस बार कुछ ठहराव था। उसने नरमी से कहा, बैठो पायल। मैं सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। आप फिर क्यों आए हैं? मैंने घबराकर पूछा। वो बोला, उस दिन मैं अपनी बात अधूरी छोड़ गया था। मैंने कहा था कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई, और अब मैं वही जिंदगी फिर से बसाने आया हूँ। मैंने हैरानी से देखा। बसाने से क्या मतलब? उसने गहरी सांस ली। पायल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे कानों को यकीन ही नहीं हुआ। शादी? मुझसे? नमन, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वो औरत जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, तुम्हें जेल भेजा, तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाए, और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? नमन ने शांत लहजे में कहा, हाँ, मैं उसी औरत से शादी करना चाहता हूँ जिसे मैं हमेशा से पसंद करता था, जिसे मेरे भाई रंजीत ने धोखा दिया और तबाह कर दिया। नहीं, मैं लगभग चीख पड़ी। ये नहीं हो सकता नमन, मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं एक गुनाहगार औरत हूँ, तलाकशुदा हूँ, जिसे उसके घर वालों ने निकाल दिया। मेरी जगह तो इस अनाथालय में है, इन बच्चों के बीच। यही मेरी सजा है। तुम अपनी जिंदगी जियो। मुझ जैसी औरत से शादी कर अपनी इज्जत क्यों मिटाना चाहते हो? नमन की आंखों में दर्द था। उसने कहा, इज्जत मिटेगी नहीं पायल, लौटेगी। शायद तुम उस आदमी के लायक नहीं थी जिसने तुम्हारी इज्जत नहीं की, लेकिन मैं तुम्हें वो इज्जत लौटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया जाने कि तुम बेगुनाह थी, तुम्हारा दिल साफ था। नहीं नमन, मैंने रोते हुए कहा, मैं लालची थी। मैंने अपने पति के कहने पर सब किया। मैं उस इज्जत के काबिल नहीं हूँ।
भगवान के लिए नमन, मुझे मेरी सजा पूरी करने दो, मुझे और तुम शर्मिंदा मत करो। नमन खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हारा जवाब ना है? मैंने सिर झुका लिया। हाँ, मेरा जवाब ना है। ठीक है, वो धीरे से बोला, शायद तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस अनाथालय में सजा काटने नहीं दूंगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे उन लोगों को लाना पड़ेगा जिनकी बात तुम टाल नहीं पाओगी। मैं वापस आऊंगा। वो ये कहकर चला गया। मैं सन्न रह गई। वो किन लोगों की बात कर रहा था? उसके जाने के बाद मेरी रातों की नींदें उड़ गई थीं। हर दस्तक पर मेरा दिल कांप जाता। वार्डन मैडम मेरी हालत देखकर बोली, पायल, इतनी डरी हुई क्यों हो? उसने कुछ कहा है क्या? मैंने सिर झुकाया। बस इतना कहा कि वो वापस आएगा। 3 दिन बीत गए। मैंने खुद को समझाया कि शायद वो तरस खाकर चला गया और अब नहीं आएगा, लेकिन मैं गलत थी। चौथे दिन दोपहर में वार्डन मैडम ने बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था। जब मैं ऑफिस पहुंची तो वहां पर नमन था, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ मंदिर के बड़े पुजारी जी और अनाथालय की कमेटी के हेड थे, जो बहुत ही इज्जतदार बुजुर्ग थे। मौजूद थे वो लोग वहां पर। मैं डरते हुए अंदर गई। आओ बेटी, पुजारी जी ने नरमी से कहा। बैठो। मैं कोने में जाकर बैठ गई। बेटी पायल, उन्होंने कहा, नमन ने हमें सब कुछ बता दिया है, जो तुम्हारे साथ हुआ और जो तुमसे करवाया गया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। पंडित जी, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, मुझे माफी नहीं मिल सकती। उन्होंने प्यार से कहा, बेटी, भगवान हर उस इंसान को माफ करता है जो सच्चे दिल से पश्चाताप करे। हम यहाँ तुम्हें दोष देने नहीं आए, हम तो एक भले काम के लिए आए हैं। नमन साहब ने हमें बताया कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपने मना कर दिया। मैंने रोते हुए नमन की तरफ देखा, जो नजरें झुकाए बैठा था। मैंने सिसकते हुए कहा, मैं इनके लायक नहीं हूँ। मैं एक तलाकशुदा और बदनाम औरत हूँ। खामोश। नमन की आवाज पहली बार सख्ती से उभरी। आइंदा खुद को ये मत कहना। फिर वो पंडित जी की तरफ मुड़ा। पंडित जी, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आप पायल को समझाएं। मैं इसे इस अनाथालय में इसके ना किए हुए गुनाह की सजा काटते हुए नहीं देख सकता। मेरे भाई ने इसे धोखा दिया, इसके भरोसे का फायदा उठाया और फिर इसे सड़क पर फेंक दिया। क्या इसका कसूर सिर्फ इतना था कि इसने अपने पति पर भरोसा किया? पंडित जी ने मेरी तरफ देखा। बेटी, ये लड़का तुमसे शादी करके तुम्हें इज्जत देना चाहता है। ये तुम्हारे अतीत को नहीं, तुम्हारे आने वाले कल को देख रहा है। तुम क्यों मना कर रही हो? लोग क्या कहेंगे? मैंने अपनी आखिरी दलील दी। लोग कहेंगे, इस औरत से शादी कर ली जिसने इस पर इल्जाम लगाया था। लोग नमन पर हंसेंगे। मैं इनकी और बदनामी का कारण नहीं बनना चाहती। लोगों की परवाह मैं कब तक करूं? नमन उठकर मेरे सामने खड़ा हो गया। लोगों ने तब भी बातें बनाई थीं जब मैं जेल गया था, और लोग अभी भी बातें बनाएंगे जब मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे लोगों की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। मैंने जेल में हर दिन ये प्रार्थना की थी कि भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने भाई का किया हुआ गलत मिटा सकूं। पायल, मुझे वो ताकत दो, मुझे मेरा हक दो। वार्डन मैडम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पायल, इतना नेक और सच्चा इंसान किस्मत वालों को मिलता है जो तुम्हें तुम्हारे अतीत के बावजूद अपनाना चाहता है। इससे बड़ा सबूत प्यार का और क्या होगा? हाँ कर दो बेटी। मैं चारों तरफ से मोहब्बत और इज्जत के इस घेरे में थी। पंडित जी और बाकी बुजुर्गों की मौजूदगी में मेरा मना करना नामुमकिन हो गया था। मैंने आंसुओं के बीच सिर झुका दिया। उसी शाम अनाथालय के आंगन में पंडित जी ने मेरा और नमन का विवाह करवाया। गवाहों में अनाथालय का स्टाफ शामिल था। जब मैं विदा हुई तो उन बच्चों से लिपटकर बहुत रोई जिन्होंने मुझे उस वक्त सहारा दिया था जब मेरा कोई नहीं था। नमन मुझे अपने बड़े घर ले आया। वो रंजीत के घर से भी बड़ा था। जेल से निकलने के बाद मैंने पापा से अपना हिस्सा नहीं मांगा। नमन ने बताया, मैंने 0 से शुरुआत की। भगवान ने इतनी कृपा की कि आज मेरे पास उससे 10 गुना ज्यादा है जो रंजीत ने मुझसे छीना था। ये घर तुम्हारा है पायल। यहाँ तुम्हें कोई तुम्हारे अतीत का ताना नहीं देगा। हमने अपनी नई जिंदगी शुरू की। नमन ने मुझे वो इज्जत और प्यार दिया जिसकी मैं सिर्फ ख्वाबों में चाह रखती थी। हमने पुरानी बातों को भुलाने की बहुत कोशिश की। वो मेरे हर जख्म पर मरहम रखता और मैं उसकी हर खामोश तकलीफ को समझने की कोशिश करती। कई महीने गुजर गए। एक शाम नमन काम से लौटा तो बहुत खामोश और परेशान था। सब ठीक तो है ना नमन? आप इतने परेशान लग रहे हैं? मैंने पानी का गिलास देते हुए पूछा।
उसने लंबा सांस लिया। मैंने आज रंजीत को देखा। मेरे हाथ से गिलास गिरते गिरते बचा। कहाँ? कैसे? वो सड़क पर, नमन ने छोटा सा जवाब दिया। मतलब? मैंने लोगों से पता करवाया, नमन ने गंभीर आवाज में कहा। उसने मुझसे जायदाद छीनने के बाद एक बहुत अमीर औरत से शादी की थी। वो औरत धोखेबाज निकली। उसने रंजीत से सब कुछ, दुकानें, घर, जमीनें अपने नाम करवाकर सब बेच दिया और फिर सारा पैसा लेकर विदेश भाग गई। और अंकल? मैंने कांपते हुए पूछा। पापा, वो सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। रंजीत की दूसरी बीवी ने उन्हें भी घर से निकाल दिया। वो कुछ वक्त तक ओल्ड एज होम में रहे और फिर वहीं पर उनका निधन हो गया। मैं वहीं सोफे पर गिर पड़ी। नमन ने बात जारी रखी और रंजीत, जिसने हमें सड़क पर लाने की कोशिश की थी, वो आज खुद सड़क पर है, पूरी तरह से तबाह, भीख मांग रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी आंखों के सामने वो सब मंजर घूमने लगा। वो रात जब रंजीत ने मुझे गलत काम करने को कहा था, वो दोपहर जब नमन बेगुनाही की गुहार लगा रहा था, और वो शाम जब रंजीत ने मुझे तलाक देकर घर से निकाला था। कर्मों का फल मेरी जुबान से अपने आप ही निकला। उसने लालच में आकर हमारा सब कुछ छीना और लालच ने ही उसका सब कुछ खा लिया। नमन मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मेरा हाथ थामा। पायल, भगवान का न्याय कभी भी देर से होता है, लेकिन होता जरूर है। उसने दौलत के लिए रिश्तों को कुर्बान किया और आखिर में न दौलत रही और न रिश्ते। मैंने नमन के कंधे पर सिर रख दिया। मेरे दिल का आखिरी बोझ भी उतर गया। मैं जान गई थी कि प्यार ऊंचे वादों का नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में इज्जत और भरोसा निभाने का नाम है। रंजीत ने मुझे धोखा दिया और नमन, जिस पर मैंने इल्जाम लगाया था, उसी ने मुझे इज्जत दी। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था कि झूठ और लालच पर खड़ी इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, एक दिन गिर ही जाती है। और सच्चाई, माफी और सब्र से शुरू होने वाली जिंदगी, चाहे कितनी मुश्किल से शुरू हो, हमेशा सुकून पर खत्म होती है। दोस्तों, ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।